रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा अपनी बेटी ज्योति से काम करवा रही थी और वो ज्योति से कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, अभी तेरा भाई शहर से आता ही होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो ला क्या रहा है। 3 दिन से बस यही बोल रहे कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा लेकर आ रहा हूँ। अम्मा तुम भी ना छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा सोचने लगती हो। भैया कुछ ला रहे होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। जब वो आएंगे तो पता ही चल जाएगा ना। आप भी ना चिक चिक करती ही रहती हो हर वक्त। मैं चिक चिक कर रही हूँ? अरे झापड़ में गांव का नक्शा बना दूंगी तेरे थोबड़े पर। अम्मा की अम्मा बनने की कोशिश मत कर, बड़ी हो गई है, लेकिन अब भी मैं ही बड़ी हूँ, समझी? बड़ी आई मुझे समझाने वाली। खुद ही परेशान भी होंगी और खुद ही दूसरों को सुना भी देंगी। अरे जब इतनी ही परेशानी हो रही है तो एक जगह शांति से बैठकर परेशान हुए ना। मुझे क्यों परेशान कर रही हैं ये? ए छुटंकी, ज्यादा बड़बड़ मत कर, मुझे सब सुनाई दे रहा है। जा जाकर द्वार पर गोबर लीप दे। अभी तक इस लड़की से काम नहीं हुआ और जुबान तो गज भर कर रखी है इसने। रमा अपनी बेटी को सुना सुना कर उसे घर से सारे काम करवाती है और अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। काफी देर बाद रमा का बेटा आयुष अपनी अंग्रेजन बीवी मोना के साथ आता है। मोना ने काफी छोटे कपड़े पहने थे, इसीलिए जब दोनों घर आ रहे थे तो पूरे गांव के लोग उन दोनों को देख रहे थे। आयुष अपने घर के बाहर जैसे ही पहुंचता है तो वो मोना से कहता है, मोना, यहाँ पर गोबर लिपा हुआ है, तुम थोड़ा ध्यान से जाना, ठीक है ना? What? गोबर? You mean काव का shit? तुम लोग काव को अपने घर के बाहर ही पोटी करने देते हो? उफ, ये कितना गंदा स्मेल करता है। तुम लोग यहाँ रह कैसे लेते हो? कितना गंदा गांव है ये। मोना, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये मेरा गांव है, मैं यहीं रहता हूँ और अब तो हम दोनों की शादी हो गई है ना, तो तुम्हें भी मेरे साथ यहीं पर रहना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें गांव भी पसंद आ जाएगा और आदत भी हो जाएगी। आयुष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से गांव में आई, वरना तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। पता नहीं तुम लोग यहाँ रहते कैसे हो। और काव भी कहीं भी शिट करती है यहाँ तो। ये काव का शिट जरूर है, लेकिन यहाँ काव ने शिट नहीं किया है, यहाँ तो गोबर से लीपा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे गांव में कहीं भी किसी के घर पे गोबर लीपा जाता है तो उसे बहुत शुभ मानते हैं, इसलिए लोग गोबर को लीपते हैं। ओके फाइन, तुम लोग की बात तुम लोग ही जानो, मैं चलती हूँ। मोना जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसका पैर गोबर पर पड़ता है और वो फिसल जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ रमा और ज्योति दोनों आ जाते हैं और वो दोनों एक अंग्रेजन को गोबर में सना हुआ देखकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। और ज्योति कहती है, अम्मा, लगता है कोई अंग्रेजन आई थी गांव में घूमने छोटे कपड़े में, लेकिन यहाँ गोबर में सन गई और गोबर ने अंग्रेजन के शरीर को ढक भी दिया। हाँ, लेकिन बुरा हुआ बेचारी के साथ काफी। माँ, ज्योति, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? एक तो मोना गिर गई, ऊपर से आप हंस रहे हो। और मोना गांव में घूमने नहीं आई है, बल्कि मोना मेरे साथ रहने आई है। उठो मोना। आयुष मोना को अंदर लेकर जाता है और उसे साफ करता है। ये कौन है और तू इसे अपने घर क्यों ले आया? माँ, ये मोना है, मेरी पत्नी। मैं आपको इसी से तो मिलवाना चाहता था और मैं मोना की ही बात कर रहा था। बताओ, आपको मोना कैसी लगी माँ? नमस्ते मामी जी। क्या? माँ, आप इतना हैरान क्यों हो रही हो? आप ही की बहू है ये। तुझे पूरी दुनिया में हमारे भारत देश की कोई अच्छी लड़की नहीं मिली जो तू इस अंग्रेजन को उठा लाया। और तो और तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। इस अंग्रेजन ने ही तेरे कान भरे है ना? माँ, आप क्या बोल रहे हो? मोना आपकी तरह पुरानी सोच नहीं रखती है, ये आज की लड़की है। भैया, आज की लड़की तो मैं भी हूँ। मैं भी ऐसे बिना बताए शादी कर लूँ तो चलेगा क्या आपको? छुटकी, ज्यादा मत बोल तू। आयुष, ये तुम्हारी बहन है, इसकी अपनी लाइफ है, तुम भाई की तरह समझाओ, बट इस पर हावी मत हो जाओ। अम्मा, अंग्रेजन भौजी तो बहुत ही अच्छी है, अभी आए हुए दिन भी नहीं हुआ, भैया को सही गलत समझा भी दिया। माँ, आप खुद सोचो, पूरे गांव में आपका कितना नाम होगा कि आपकी बहू एक अंग्रेजन है। रमा आयुष की बात मान लेती है और मोना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेती है। रमा की अंग्रेजन बहू के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगे थे। अब जो लोग रमा को पूछते नहीं थे वही रमा के घर आते और उससे बात भी करते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन ज्योति अपनी भाभी को चूल्हे पर खाना बनाना सिखा रही थी। तभी वहाँ पर पड़ोस की सरिता आ जाती है
और ये देखकर सरिता कहती है, वैसे ज्योति बिटिया, दिक्कत तो खूब होती होगी ना तुझे। खुद खाना बनाना पड़ता है और फिर अपनी अंग्रेजन भौजाई को भी सिखाना पड़ता है। इससे अच्छा मेरी बुआ की लड़की से आयुष की शादी करवा देते तुम लोग। काकी मेरी भौजाई तो विलायत वाली है, लेकिन आपकी बिटिया दुलारी वो तो यही देहात की ही है ना। उसको तो चूल्हा फूकने के लिए कहे तो आंखों से पानी आने लगेगा। का हुआ, अब शादी नहीं हो पाएगी का दुलारी की? आंटी, मैं अंग्रेजन बहू इस देसी ससुराल में भी सबका दिल जीत रही हूँ, और वहीं आपकी डॉटर के ऊपर तो हर कोई हंसते हैं। बताओ तो मैं आपकी डॉटर को कुछ सिखा दूँ? मुझे बहुत कुछ आता है। ननद और भाभी की बात सुनकर सरिता का जो मुंह बनता है, वो उल्टे पैर ही वहाँ से अपने घर को चली जाती है। मोना अंग्रेजन थी, इसीलिए कभी उसका मजाक बनता तो कभी तारीफ होती। मोना ने मजाक में हंसना सीख लिया और तारीफ के काबिल तो वो थी ही। इसीलिए मोना भी अब देसी रंग में रंगने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे और सारे काम बखूबी सीख रही थी। मोना को भी सब लोग पसंद करने लगे थे। एक दिन मोना खेत में अपने पति को खाना देने जा रही थी, लेकिन गाय को देखकर मोना काफी डर जाती है और वहीं रुक जाती है। तभी वहाँ पर सरिता आती है और मोना पर हंसने लगती है। सरिता मोना पर हंसती हुई कहती है, क्या हुआ अंग्रेजन बहुरिया, गाय से डर गई? आगे नहीं जा पा रही हो तो मैं अपनी बिटिया को भेजूं? उसे अच्छे से पता है कि गाय के सामने कैसे जाया जाता है। सरिता की बात का बिना कोई जवाब दिए ही मोना वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है, क्योंकि उस समय वाकई उसके पास कोई जवाब नहीं था। मोना के छोटे कपड़ों को लेकर भी उसके घर वाले उसे काफी ज्यादा सुनाया करते। एक दिन गांव के कुएं के पास गांव के सभी लोग इकट्ठा थे, जिनमें से हरियाम मालिक बोलता है, ये देखिए, हमारे गांव में जो एक कुआं था वो भी अब हमारा नहीं रहा। अरे सरकार का नोटिस आया है कि हमें इस कुएं को बंद करना होगा। अरे क्योंकि ये गैर कानूनी है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कोई नोटिस तो हमारे पास नहीं आया। हम तो इस गांव के सरपंच हैं और ये कुआं गैर कानूनी कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबके आगे ही तो मैं सरकारी नोटिस दिखा रहा हूँ। हरिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब उनका क्या होगा। सब लोग सरपंच को ही सुनाने लगते हैं। तभी सरपंच रमा से कहता है, अरे रमा बहन जी, आपका बेटा आयुष कहाँ है? उसे इन सब की जानकारी है। उसे बुलाओ और पता करवाओ कि ये सब चल क्या रहा है। वो तो काम से भी शहर गया हुआ है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी मोना हरिया के हाथ से वो नोटिस ले लेती है और उसे पढ़ने लगती है। नोटिस पढ़ने के बाद मोना बोलती है, ये नोटिस झूठा है। यहाँ पर कोई भी सरकारी स्टैंप नहीं लगी है और ना ही कोई सरकार की तरफ से आया है। अरे तो अंग्रेजन, तुझे इस गांव के बारे में क्या पता है? और तेरा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये नोटिस भी झूठा है? हाँ, ये नोटिस भी झूठा है और ये आदमी भी, क्योंकि इसमें कोई सरकारी स्टैंप ही नहीं है। और जब सरपंच जी के पास पूरे कागज हैं, तो गैर कानूनी हो ही नहीं सकता। मोना बहू सही कह रही है। रमा, आज तुम्हारी बहू के कारण हम हरिया की इस घटिया चाल में फंसते फंसते बचे हैं। इस हरिया की नजर तो हमेशा से हमारे कुएं पे ही थी। मोना हरिया का सच सबके सामने लाती है और गांव वालों की नजर में बहुत अच्छी बन जाती है। सुनीता अपने बेटे पारस से कहती है, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, वहाँ चलकर बात आगे बढ़ानी है तो तू कल ऑफिस मत जाइयो। और हाँ, मैं तेरे लिए नए कपड़े भी लाई हूँ, तेरे कमरे में रखे हैं, देख ले जरा, ठीक आ रहे हैं ना? माँ इतनी जल्दी शादी? नहीं माँ, रुक जाओ 1-2 साल, फिर शादी का सोचना। ये कोई जल्दी है भला? तेरी माँ की उम्र हो गई है, अब क्या इस उम्र में भी मैं ही काम करूँ रसोई में? बहू आ जाएगी तो घर को अच्छे से संभाल लेगी और तुझे ये जल्दी लग रहा है? माँ आपको काम करने के लिए ही तो चाहिए कोई, तो मैं किसी काम करने वाली को रख लेता हूँ ना। बहू लाने की क्या जरूरत है? और अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए अभी रहने दो आप। अरे अब मेरी उम्र हो गई है, क्या भरोसा कब निकल लूं? तेरा घर बस जाए तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी ना। और लड़की बहुत ही अच्छी है, तुझे भी बहुत पसंद आएगी, एक बार चलकर देख लेना। बस बात इतनी ही है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तेरी माँ हूँ मैं और वही होगा जो मैं बोल रही हूँ। लड़की देख रखी है मैंने, कल उसके घर जा रहे हैं हम दोनों रिश्ते की बात करने के लिए। अब तू मना मत कर, एक बार देख ले फिर बाद में कुछ बोलियो। लेकिन माँ मेरी बात तो सुन लो ना, आप क्यों जिद कर रही हो?
जिद मैं नहीं तू कर रहा है, वो भी बिना बात की जिद। ये शादी तो करनी ही है ना, आज नहीं तो कल तो करेगा ही ना तू। अपनी माँ की एक बात नहीं मान सकता क्या? ठीक है माँ, आप इतना बोल रही हो तो मैं चल लूंगा, लेकिन अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आएगी तो आप शादी के लिए जिद नहीं करोगी, ठीक है ना? अगर आप मेरी ये बात मानते हो तो ही मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू मेरी बात मान रहा है तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। सुनीता आखिरकार अपने बेटे को मना ही लेती है और अगले दिन दोनों माँ बेटे लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की को देखने के बाद पारस को भी लड़की पसंद आती है, इसीलिए पारस भी शादी के लिए मना नहीं करता और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी होती है। सुनीता अपनी बहू प्रीति का गृह प्रवेश करवाती है। शादी के अगले दिन प्रीति की पहली रसोई थी, लेकिन प्रीति अपने कमरे में सो रही थी। काफी देर सोने के बाद भी जब प्रीति कुछ नहीं बनाती तो सुनीता उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे ओ बहू, तेरी सुबह नहीं हुई अभी तक? सूरज निकल आया है, मेरा बेटा बिना कुछ खाए ऑफिस भी चला गया और तुझसे अभी तक उठा नहीं जा रहा। आज तेरी पहली रसोई है। माँ जी मैं बहुत थक गई थी, कल इतने सारे फंक्शन के बाद तो थोड़ा आराम करने को मिला था, इसीलिए सुबह आँख नहीं खुली। और क्या पहली रसोई माँ जी, घर में 3 ही तो लोग हैं, आप बना लो खाना। तेरी पहली रसोई है और तू मुझे बोल रही है खाना बनाने को? चल आलस मत दिखा और रसोई में जाकर कुछ खाने को बना दे अच्छा सा। सुनीता प्रीति को उठा तो देती है। प्रीति भी जैसे तैसे रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई बनाने लगती है, लेकिन आलस के चलते प्रीति खाना बनाने की जगह अपनी नींद को पूरी करने लगती है। काफी देर तक जब प्रीति रसोई से बाहर नहीं आती तो सुनीता रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ पर प्रीति को सोता हुआ देखकर वो उसके ऊपर पानी का जग लेकर उसके मुंह पर पानी फेंकती है और उससे बोलती है, हाँ बहू रानी, अब नींद खुल गई या और अच्छे से नींद खोलूं तेरी? तुझे यहाँ पहली रसोई का खाना बनाने के लिए भेजा था और तू यहाँ आकर सो रही है। उठ। क्या माँ जी, आपको पानी डालने की क्या जरूरत थी, सो ही तो रही थी। और वैसे भी पारस जी तो काम पर चले ही गए हैं ना, आप अपने लिए चाय बनाकर पी लो, दिन में मैं कुछ बना दूंगी आपके लिए। हाँ दिन में बना तो देगी तू, लेकिन ये दिन ही हो रहा है, पता नहीं कैसी आलसी बहू मिली है। चल उठ, मेरे सामने ही खाना बना, मैं भी देखती हूँ अब कैसे तेरी आँख लगती है। सुनीता प्रीति के सर पर खड़े रहकर प्रीति से उसकी पहली रसोई का खाना तो बनवा लेती है, लेकिन अब रोज रोज वो अपनी बहू के आलसीपने से बहुत परेशान होने लगी थी, क्योंकि प्रीति को कुछ भी काम बोल दो तो वो बस आलस दिखाती। ऐसे ही एक दिन सुनीता की पड़ोसन कंचन आती है और सुनीता प्रीति को चाय लाने की बोलती है। प्रीति रसोई में जाती तो है लेकिन वहीं रह जाती है। तभी कंचन सुनीता से कहती है, क्या बात है सुनीता, तेरी बहू क्या रसोई में ही बस गई? तूने चाय पानी लाने के लिए भेजा था या खाना बनाने लग गई? वो इतना समय हो गया लेकिन चाय नहीं लेकर आई। अरे वो ऐसे ही तेरे लिए चाय पकौड़े बनाने लग गई होगी, तभी इतना समय लग रहा है। और तू मेरी बहू के हाथ के चाय पकौड़े खा लेगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। अरे वाह, तेरी बहू तो चाय पकौड़े ही इतने अच्छे बनाती है, फिर तो खाना तो और भी अच्छा बनाती होगी। रोज नई नई खुशबुओं से तेरी बहू की रसोई महकती होगी, है ना? हाँ हाँ वो तो मुझे ही पता है, आलसी बहू की रसोई में कुछ खाने को मिल जाए वही बहुत है। लेकिन बस आज ये नाक ना कटवाए मेरी पड़ोसन के आगे और कुछ बढ़िया सा बना लाए। और रसोई में जाकर देखती है तो प्रीति ने चाय तो चढ़ाई थी और गैस बंद नहीं किया था, जिस वजह से चाय पूरी जल चुकी थी और प्रीति आराम से रसोई में कुर्सी लगाकर फोन चला रही थी। ये सब देखकर सुनीता गुस्से में कहती है, बहू हद है तेरे आलसपन की। वहाँ मैं और मेरी पड़ोसन चाय का इंतजार कर रहे हैं और तू है कि यहाँ फोन चला रही है। जरा भी होश है क्या तुझे? माँ जी, आपके बोलने पर मैंने चाय तो गैस पर चढ़ा दी है ना। मुझे बाहर आने में आलस आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। तू और तेरी ये आलसी रसोई, चाय लाने में आलस आ रहा था लेकिन गैस तो बंद कर सकती थी ना। देख कितना धुआं हो गया है, घर को आग लगाकर मानेगी क्या अब तू? माँ जी, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे आलस आ रहा है, इसीलिए मैंने गैस बंद ही नहीं करी। सुनीता अपनी बहू की आलसी रसोई से बहुत तंग आ गई थी और वो बार बार प्रीति पर इसी बात को लेकर चिल्लाती रहती, लेकिन प्रीति पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। कुछ दिनों बाद प्रीति की ननद मीनाक्षी और उसकी सास उमा घर आते हैं। प्रीति बहुत ही खुश हो जाती है उनके आने पर। सब साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उमा कहती है, अरे बहन, आपको क्या बताऊं, जब से मेरी मीनाक्षी बहू आई है ना,
तब से मुझे एक बर्तन यहाँ से वहाँ नहीं करना पड़ता। मीनाक्षी ने सारी रसोई की जिम्मेदारी खुद ही ले ली। बहुत ही प्यारी लड़की है आपकी। आप तो अपनी बहू के लिए इतना बोल भी सकती हो, लेकिन मैं अपनी बहू की रसोई के बारे में ना ही बोलूं कुछ, वही बेहतर है मेरे लिए तो। क्यों बहू? क्यों माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप लोग मेरी आलसी बहू की रसोई के बारे में कुछ ना जानो वही अच्छा है। मेरी बहू की रसोई में कुछ नहीं होता खाने को। मुझे तो बहू के आने के बाद भी सुख नहीं मिला। माँ जी, आप दूसरों के सामने ऐसे क्यों बोल रही हैं? अपनी ही बहू की बेइज्जती क्यों कर रही हैं? इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? जो सच है वही तो बोल रही हूँ। तेरी आलसी रसोई में खाना भले ही जल जाए, लेकिन तू उठकर गैस बंद करने नहीं जा सकती है। हाय हाय, कैसी आलसी बहू है। इसकी रसोई तो बेकार ही होगी। आपने अपनी बेटी को इतना कुछ सिखाया तो अपनी बहू को भी कुछ सिखा ही देती। ऐसा नहीं है माँ जी, आलसी बहू की रसोई में भी अच्छा खाना बन सकता है। और आज आप देख लेना, इस आलसी बहू की रसोई में क्या मस्त खाना बनता है। प्रीति जोश जोश में वहाँ सबके आगे बोल तो देती है, लेकिन काम करने का नंबर आता है तो प्रीति मुंह बना बना कर काम करती है। लेकिन उस दिन प्रीति पूरा काम कर लेती है और शाम को सब प्रीति की आलसी रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं। सब प्रीति की तारीफ भी करते हैं। थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं। सबके जाने के बाद प्रीति सुनीता से कहती है, माँ जी, आज इतना सारा काम करके ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने जन्मों से मेहनत करती आ रही हूँ। मेरा तो सारा आलस ही उतर गया। अब मुझे समझ आया कि आप इतना सारा काम कैसे करती हैं। अब समझ आया, आलस इतना भी अच्छा नहीं होता, समझी? और काम अगर मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन तुझे तो आलस करने से ही फुर्सत नहीं है। अब आलस नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे अचानक से काम करने में अच्छा लगता है, तो रोज रोज कितना अच्छा लगेगा। प्रीति को एक बार में ही इतना काम करना पड़ता है तो उसे समझ आता है कि उसकी सास और माँ कैसे काम करते थे, और फिर प्रीति आगे से आलस दिखाना छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।